मेरा नाम सोनिया है। आज मेरा ड्यूटी का पहला दिन था। इससे पहले मैंने 4 साल लगाकर इसी अस्पताल में नर्सिंग का डिप्लोमा किया था और पढ़ाई के साथ साथ हम रोजाना अस्पताल आकर ड्यूटी भी करते थे। लेकिन वो ड्यूटी हमारी प्रैक्टिस का हिस्सा थी और आज वाली ड्यूटी अलग थी। हम सब दोस्त ने नर्सिंग का डिप्लोमा करके अब नर्स बन चुकी थी और आज हम पहली बार ड्यूटी करते हुए खुद को आजाद महसूस कर रही थी। मेरी दोस्त रूबीना एक मरीज का ब्लड प्रेशर चेक करते हुए कहने लगी, आज का दिन कितना अच्छा लग रहा है ना। आज हम स्टूडेंट नहीं बल्कि इस अस्पताल के एक अहम रुकन के तौर पर यहाँ मौजूद हैं। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम दोनों बातें करने के साथ साथ अपना काम भी कर रही थी। डॉक्टर बनना मेरा बचपन से शौक था। मैं शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर मेरे वालिदैन के पास इतने पैसे नहीं थे। वो एक फैक्ट्री में नौकरी करते थे। घर का खर्च मुश्किल पूरा हो रहा था। मेरी पढ़ाई का खर्चा कहाँ से पूरा होता। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन लगता था कि बस मैट्रिक ही कर पाऊंगी, क्योंकि मैं घर की सबसे बड़ी औलाद थी। मुझसे छोटी 2 बहनें थी और उनके अखराजात भी तो थे। मैं बहुत ज़हीन थी। मेरी उस्तानी ने मुझे कहा, तुम बहुत लायक बच्ची हो, क्या हुआ अगर तुम डॉक्टर नहीं बन सकती, तुम नर्सिंग में दाखिला ले लो। इसमें बजाय तुम्हें पैसा खर्च करने के हर महीने पैसे मिला करेंगे। ये सुनकर मैंने नर्सिंग में एडमिशन ले लिया। मुझे डॉक्टर अच्छे लगते थे, लेकिन मैं जान चुकी थी कि मैं कभी ख्वाब में भी डॉक्टर नहीं बन सकती, क्योंकि इस ख्वाब की ताबीर बहुत महंगी थी, जो हम जैसे गरीब लोग कभी पूरा करने का सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए मैंने चुपचाप नर्सिंग में दाखिला ले लिया। जो क्या हुआ, मैं डॉक्टर नहीं बन सकी। मैं डॉक्टर्स के आसपास तो रह सकती थी ना। मेरे माँ बाप और रिश्तेदार भी इस फील्ड में लड़कियों का आना अच्छा नहीं समझते थे, मगर अब मेरे माँ बाप को अपनी तनख्वाह से भी ज्यादा पैसे मिलने लगे तो उनके नजरियात भी बदल गए। अब उन्हें कोई एतराज नहीं होता था। अब मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत पेश नहीं आती थी। मेरे माँ बाप ये काम बखूबी खुद ही कर लेते थे। यूं मेरे 4 साल बहुत अच्छे गुजर गए। इस सारे अरसे के दौरान मेरे घर के हालात बहुत बदल चुके थे। मैं जब छुट्टी पर घर जाती तो माँ बाप मेरे आगे पीछे फिरते थे। आखिर सारे खानदान में से वाहिद मैं थी जो कमाने लग गई थी। अस्पताल में हमारे दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। हमारी कुछ सीनियर्स बहुत अच्छी थी और हमें काम करने के बारे में बताती रहती थी, मगर कुछ बड़ी नर्सें ऐसी थी जो हम जूनियर्स को जाने क्या समझती थी और हर वक्त डांटती रहती थी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। सुबह की शिफ्ट वाली नर्स ने डिस्चार्ज बनाना था, मगर वो बगैर बनाए चली गई और जब मैं और रुबीना अपनी दूसरी शिफ्ट पर गए तो इंचार्ज हमें डांटने लगी। फिर एक नर्स ने आकर उसके कान में ना जाने क्या कहा कि वो कहने लगी, उसे बिठाओ, मैं अभी आ रही हूँ। जाने कौन आया था, मगर नर्स मुसर्रत फौरन वहाँ से चली गई थी। मैंने और रुबीना ने शुक्र अदा किया कि जान छुटी। नर्स मुसर्रत की किसी से नहीं बनती थी सिवाय वार्ड वाले अंकल के। वो नर्स मुसर्रत की उम्र के ही थे और उन दोनों की आपस में बहुत बनती थी। हालांकि वो अंकल 3-4 जवान बच्चों के बाप थे, मगर चूंकि बीवी फौत हो चुकी थी इसलिए वो दूसरी औरतों में खास से दिलचस्पी लेते थे। मैंने उन्हें कई बार चोरी चोरी बातें करते भी देखा था। सब कहते थे कि उनकी बड़ी गहरी दोस्ती है। एक दिन मैं और रुबीना दूसरे वार्ड में जा रहे थे कि एक नौजवान लड़का और लड़की जो बहुत ही कम उम्र के लग रहे थे हमारे पास आकर नर्स मुसर्रत के बारे में पूछने लगे। मैंने कहा, आपको उनसे क्या काम है, हमें बता दें, हम भी नर्स हैं, हम आपको चेक कर लेती हैं। वो घबरा गई और कहने लगी, नहीं नहीं, हमें सिर्फ नर्स मुसर्रत के पास से जाना है। उसके साथ आया लड़का उससे कहने लगा, चलो हम आगे चलकर देख लेते हैं। वो लड़का हुलिये से अच्छे खाते पीते घर का और वो लड़की गरीब घर की लग रही थी। वो उसका हाथ पकड़कर आगे चला गया। मैंने कहा, ये दोनों भाई बहन तो नहीं लग रहे। रूबीना भी गौर से उन्हें देख रही थी। कहने लगी, ये बहन भाई नहीं है और ना ही मियाँ बीवी है। अगर मियाँ बीवी होते तो लड़की पूरे एतमाद होती, घबराई हुई ना होती। वो देखो, वो बार बार अपना चेहरा छुपा रही है। उसे डर है कि कोई उसे पहचान न ले। मैंने गर्दन मोड़ कर देखा, वाकई ऐसा ही था। वो लड़की बार बार अपनी चादर ठीक कर रही थी। मैंने कहा, अच्छा तो ये बात है, ये कुछ और ही है, मगर इन जैसे आशिकों का नर्स मुसर्रत से क्या काम। रूबीना हंसते हुए मुझे कहने लगी, तुम भी कमाल करती हो। नर्स मुसर्रत 20 वार्ड में होती है, ये उसी तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब तो सीधा सीधा यही है कि वो लड़की हामला है और अपने आशिक के साथ ये बच्चा जाया करवाने आई है। मैंने हैरत से मुंह खोल लिया। वो 17 साल से ज्यादा की नहीं लग रही थी। मैंने कहा, नर्स मुसर्रत कभी ऐसा नहीं करेगी। वो तो इतनी सख्त है कि धक्के देकर उन्हें निकालेगी बाहर। मुझे यकीन था कि ऐसा ही होगा, मगर रुबीना हंसते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने 4 साल कहाँ गुजारे हैं जो तुम्हें अंदर की बातें भी नहीं मालूम। मैंने चौंक कर पूछा कि कैसी अंदर की बातें। कहने लगी, यही कि वो बच्चे जाया भी करती है। जो कुंवारी लड़कियां शादी से पहले ही माँ बन जाती हैं। नर्स मुसर्रत और कुछ दूसरी नर्सें उन लड़कियों का अबॉर्शन कर देती हैं
اور بدلے میں انہیں ढेर सारा पैसा मिलता है। ये सब जानना मेरे लिए एक इंकशाफ ही था। मैं अपने काम से काम रखना पसंद करती थी। सिर्फ रूबीना से ही गहरी दोस्ती थी, जबकि बाकी लड़कियों से बस सलाम दुआ थी। मुझे इर्द गिर्द की कोई होश नहीं होती थी, जबकि रूबीना की काफी लोगों से जान पहचान थी। डॉक्टरों और नर्सों के अलावा मरीजों और उनके रिश्तेदारों से भी वाकफियत पैदा कर लेती थी। उसको सारे अस्पताल की खबरें थी। मैंने नर्स मुसर्रत के बारे में सुनकर पूछा, अगर तुम्हें मालूम है तो इसका मतलब ये है कि कई और लोगों को भी मालूम होगा, तो कोई उनके खिलाफ शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाता? कहने लगी, ये गवर्नमेंट अस्पताल है, यहाँ पहली बात की शिकायत सुनी नहीं जाएगी और दूसरी बात की शिकायत करने वाला खुद ही फंस जाएगा और नौकरी से जाएगा, क्योंकि नर्स मुसर्रत की पहुंच बहुत ज्यादा है। बातें करते करते हमारी वार्ड्स आ गई और हम अपने अपने वार्ड की तरफ चले गए। मेरे जहन में सारा दिन वो बातें गूंजती रही। वो लड़की मेरी आंखों के सामने आती रही। वो कितनी कम उम्र थी और अभी से इन चक्रों में पड़ गई थी। उसकी माँ बाप को पता चलेगा तो उनको कितना दुख होगा। मगर फिर मैंने सोचा कि वो इसीलिए तो बच्चा जाया करवाने आई है, ताकि किसी को पता ना चले। ऐसी लड़कियों को तो वैसे ही मार देना चाहिए, जो माँ बाप की इज्जत कदमों तले रोन देती हैं। मैंने अगले दिन रूबीना को कहा, नर्स मुसर्रत जैसे लोगों की वजह से ऐसी लड़कियों का हौसला बढ़ जाता है। जब उन्हें पता होगा कि अबॉर्शन जैसा गैर कानूनी काम कोई नर्स नहीं करेगी, तो वो गलत कामों में पड़ने से पहले 100 मर्तबा सोचेंगी। हमें नर्स मुसर्रत के खिलाफ जाना चाहिए। वो घबरा कर कहने लगी, आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये ख्याल अपने पास ही रखो। किस किस के खिलाफ जाओगी? हर तरफ यही है, तुम बस सोचना छोड़ दो। मेरा मसला ये था कि मेरे अंदर अच्छाई का मादा बहुत ज्यादा था। मैं कुछ गलत होते नहीं देख सकती थी। मगर रूबीना ने सख्ती से डांट दिया था कि कोई नर्स मुसर्रत को कुछ नहीं कहेगा, उल्टा तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। मैं चुप हो गई। पहले तो शायद मैंने कभी गौर नहीं किया था, मगर अब कर रही थी, और ये देखकर और हिसाब लगाकर मैं दंग रह गई थी कि हफ्ते में 2-3 ऐसे केसेस लाजमी आते थे। लेकिन एक और बात मैंने नोट की थी, अक्सर लड़कियों के साथ एक औरत आती थी। वही औरत हर बार मुख्तलिफ लड़कियों को लेकर आती थी। ऐसे मालूम होता था जैसे वो कमीशन लेकर ऐसी लड़कियों को लेकर आती थी। मैं ये सब बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रही थी। रूबीना मुझे समझाती थी कि तुम्हें क्या मसला है, वो लड़कियां अपनी मर्जी से आती हैं, उन्हें नर्स मुसर्रत या वो औरत जो उन्हें लेकर आती है जबरदस्ती नहीं करती, इसीलिए तुम सोचना छोड़ दो। मैं छुट्टियों में अपने घर गई। मेरी छोटी दोनों बहनें कॉलेज में पढ़ती थी। मुझसे छोटी 18 साल की थी और कॉलेज के दूसरे साल में थी। मैं खुश थी कि चलो मेरी बहनें पढ़ाई कर रही हैं, वरना उनकी पढ़ाई भी छूट जाती। मैं घर गई तो अपनी बहन का रवैया देखकर मुझे अजीब लगा। ऐसा लगा जैसे वो मुझे देखकर खुश नहीं हुई। मैंने नोट किया कि वो कॉलेज से देर से आ रही है। अम्मा को जैसे परवाह ही नहीं थी। मैंने कहा, बेटियों पर नजर रखें। मरियम क्यों कॉलेज से देर से आ रही है? अम्मा बेफिक्र से बोली। मुझे उस पर यकीन है, मगर मुझे उसके झूठे बहानों पर यकीन नहीं था। मैं जानती थी कि कोई कॉलेज 4 बजे तक एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं रखता। अस्पताल में नौजवान लड़कियों के हाल देख देख कर मैं बहुत मुहतात हो चुकी थी। इसलिए एक दिन मैं बगैर बताए छुट्टी के वक्त उसके साथ कॉलेज चली गई। मैंने उसे अपनी आंखों से एक लड़के के साथ गाड़ी में बैठ कर जाते देखा। वो घर आई तो मैंने उससे थप्पड़ मारा, लेकिन अम्मा के सामने वो साफ मुकर गई और झूठी कसम खा ली। अम्मा ने भी मेरा यकीन नहीं किया। 4 साल घर से दूरी ने शायद फासले बढ़ा दिए थे। मैं वापस अपनी ड्यूटी पर आ गई। एक हफ्ते बाद की बात है, जब अम्मा ने रोते हुए फोन किया और कहा कि तू सच कह रही थी, कमबख्त मरियम का चक्कर चल रहा था किसी से, ये हामला हो गई है। मेरे सर पर तो कयामत टूट पड़ी। अम्मा मुझसे कह रही थी अपने अस्पताल में किसी से कहकर इसकी सफाई करवा दे। तेरे चचा इसके रिश्ते का कह रही हैं, अगर किसी को पता चल गया तो बदनामी हो जाएगी। तेरी तो बड़ी पहचान होगी। मैं यहाँ आने वाली कवारी लड़कियों को नफरत से देखती थी और मेरी अपनी बहन इस तरह की निकली थी। अम्मा ने उसे मेरे पास भेज दिया। मैं अब क्या करती? मैं किसी को भी नहीं बता सकती थी, मेरी बेइज्जती होती। ऐसे में मुझे नर्स मुसर्रत याद आई। अब वही थी जो मेरी बहन का अबॉर्शन कर सकती थी। मैंने रूबीना से बात की। मैंने कहा, मैं नहीं चाहती कि नर्स मुसर्रत को इल्म हो कि ये मेरी बहन है। मैं किसी और के साथ इसको भेजना चाहती हूँ। कहने लगी, फिर उसी औरत से बात करते हैं जो ऐसी औरतों को यहाँ लाती है। रूबीना ने हुलिया बदल कर एक दिन उस औरत को बुला लिया और उससे बात की, कुछ पैसे दिए। अगले दिन वो औरत मेरी बहन को लेकर नर्स मुसर्रत के पास ले गई। बहन वापस आई तो मैंने पूछा, काम हुआ? कहने लगी, नहीं, ये लोग यहाँ ये काम नहीं करते, बस 1-2 टेस्ट करते हैं कि अबॉर्शन से जान को खतरा तो नहीं होगा, बाकी का काम ये कहीं और करते हैं। मैंने कहा, उसी औरत के साथ चली जाना वहाँ भी। मैं मजबूर हो गई थी। जिस काम को मैं गलत और गैर कानूनी कहती रही, आज वक्त पड़ा तो वही काम खुद करना पड़ा। मैं नहीं चाहती थी कि नर्स मुसर्रत को जरा सा भी शक हो कि ये मेरी बहन है, इसलिए उस
صورت کے ساتھ اس کو بھیج دیا۔ بہن کا ابارشن ہو گیا اور وہ بعد میں گھر واپس چلی گئی۔ روبینہ نے میرا بہت ساتھ دیا، ورنہ یہ سب نہ ہوتا۔ میری پوری ایک تنخواہ اس کام میں خرچ ہوئی تھی۔ چھٹی ملی تو میں گھر آ گئی۔ مریم کو دیکھ کر میں چونک گئی تھی۔ وہ پہلے سے بہت کمزور اور بیمار لگ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اماں کہنے لگی، جب سے ابارشن کروا کر آئی ہے اس کی یہی حالت ہے۔ میں یہی سمجھی کہ شاید یہ اس کام کے سائیڈ افیکٹس ہیں، اسی لیے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ ویسے بھی میں اپنی بہن سے ناراض تھی، اس لیے ایک دن رہ کر واپس آ گئی۔ واپس آئی تو روبینہ نے عجیب بات بتائی۔ کہنے لگی، تمہیں پتا ہے کل کیا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا کیا؟ تو وہ بتانے لگی، ایک لڑکی آئی تھی، اس کا 1 ماہ پہلے ابارشن کیا تھا نرس مسرت نے۔ وہ کل آ کر بہت چیخی اور چلائی۔ نرس مسرت کے تو گلے پڑ گئی تھی، ہاتھا پائی پر اتر آئی تھی۔ نرس مسرت اسے اپنے کیبن میں لے گئی، لیکن وہ لڑکی جانے کیا چرانے کی بات کر رہی تھی۔ کہہ رہی تھی، تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے بچہ ضائع کرنے کے بہانے میرے جسم سے کچھ چرا لیا ہے، میں تم لوگوں پر کیس کر دوں گی۔ میں نے روبینہ کی باتیں سن کر الجھن سے پوچھا، اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ابارشن کے بہانے کچھ چرا لیا؟ بھلا اس کے جسم میں کون سا کوئی ہیرے جواہرات رکھے ہوئے تھے جو وہ چرا لیتی؟ روبینہ نے کہا، انسانی جسم میں جو کچھ موجود ہے نہ وہ ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ مہنگا ہے۔ میں اس کی بات سن کر کانپ گئی۔ روبینہ افسردگی سے کہنے لگی، میں نے اس لڑکی کو دیکھا تھا، بیچاری کا بہت برا حال تھا، رنگت زرد ہو چکی تھی، آنکھوں کے گرد گہرے حلقے، اور بیچاری سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ ابارشن کے نام پر ضرور کچھ برا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ اس کی باتوں پر میں چونک گئی۔ یہ ساری علامتیں تو میری بہن مریم میں بھی تھی۔ اماں نے کہا بھی تھا کہ جب سے ابارشن کروا کر آئی ہے کمزور ہوتی جا رہی ہے، یہی کہتی رہتی ہے کہ جسم میں درد ہو رہا ہے، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، مگر میں اپنی بہن سے چونکہ خفا تھی اس لیے اگنور کر کے یہاں چلی آئی۔ اب یاد آ رہا تھا کہ وہ بھی ایسی ہی تھی، میں سن رہ گئی۔ اگر روبینہ ٹھیک کہہ رہی تھی تو پھر تو مریم کے ساتھ بھی کچھ غلط تو نہیں ہو گیا تھا، وہ بھی تو بہت نڈھال لگ رہی تھی، ایسے جیسے اس میں جان ہی نہ ہو۔ میں نے فوراً اماں کو فون کر کے مریم کو ہسپتال لانے کو کہا۔ میں نے روبینہ کو ساری بات بتائی تو کہنے لگی، ہم یہاں سے نہیں کہیں اور سے ٹیسٹ کروائیں گے۔ ہم نے ایک اور ہسپتال سے اس کے ٹیسٹ کروائے تو ایک ایسی حقیقت کا انکشاف ہوا جسے سن کر ہم دونوں کے قدموں تلے سے جان نکل گئی۔ ہم دونوں بھاگتے ہوئے اپنے ہسپتال آئے۔ نرس مسرت اس حد تک گر جائے گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ معاملہ ابارشن سے بڑھ کر کہیں آگے کا تھا۔ اگر میری بہن کے ساتھ ایسا نہ ہوا ہوتا تو شاید ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ روبینہ کہنے لگی، آج تک میں تمہیں روکتی آئی ہوں، مگر اب معاملہ عزت سے بڑھ کر جان پر آ چکا ہے۔ نرس مسرت اور اس کے ساتھیوں کو روکنا بہت ضروری ہے۔ ہم نے سب سے پوچھا کہ نرس مسرت کہاں ہے تو پتہ چلا کہ وہ 2 دنوں کی چھٹی پر ہے۔ صرف ایک ہی صورت تھی کہ ہم اس عورت تک پہنچنے کی کوشش کریں جو شکار گھیر کر لاتی تھی، مگر اس کے گھر کا ایڈریس بھی تو معلوم نہیں تھا۔ مگر میری بہن نے بتایا کہ میں اس کے علاقے کا نام جانتی ہوں۔ عورت فون پر کسی سے کہہ رہی تھی کہ میں کورنگی سے ہوں۔ میں اور روبینہ ایک پولیس افسر کے پاس گئے اور ساری بات بتائی۔ وہ کہنے لگی، سب سے پہلے ہمیں اس عورت تک پہنچنا ہوگا۔ CCTV سے اس علاقے کی فوٹیج دیکھ کر اس کے گھر کا پتہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس افسر نے وہیں بیٹھے بیٹھے فون کیا اور فوٹیج منگوائی۔ 1 گھنٹے بعد ہم اس عورت کے گھر جا رہے تھے۔ CCTV سے معلوم ہو گیا تھا۔ جیسے ہی ہم اس دروازے پر پہنچے اور دروازے پر دستک دی تو معلوم ہوا کہ اس گھر میں تو کوئی عورت رہتی ہی نہیں۔ ایک لڑکی نے دروازہ کھولا اور بتایا کہ ہم صرف باپ بیٹے اس گھر میں رہتے ہیں، یہاں کوئی اس کی بہن یا ماں نہیں ہے۔ ہم نے اس عورت کی جو تصویر CCTV سے نکالی تھی وہ اس لڑکی کو دکھائی تو اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا، آپ بے شک گھر کی تلاشی لے لیں، محلے میں کسی سے بھی پوچھ لیں، ہمارے گھر کوئی عورت نہیں۔ ہم مایوس ہو کر واپس پلٹنے لگے جب اس کی آواز پر قدم تھم سے گئے۔ اس نے کہا تھا، لیکن مرد کے بھیس میں ایک عورت ضرور ہے۔ ہم تینوں دنگ ہو کر پلٹے تھے۔ وہ کہنے لگا، آپ اندر آئیے، میں شروع سے سب بتاتا ہوں۔ ہم 3 بھائی ہیں، ہمارے گھر کوئی عورت نہیں ہے، ہماری ماں کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، میری کوئی بہن بھی نہیں ہے، ہم سارا دن اپنے کام پر ہوتے ہیں اور ابا سارا دن گھر پر۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہا تھا کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ہمارے گھر کوئی عورت ہے، اور یہ بات صرف میں نے ہی نہیں بلکہ دوسرے بھائیوں نے بھی نوٹ کی تھی کہ گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے تھے۔ اس دن میں کام پر جانے لگا تو مجھے اپنے کپڑے نہیں مل رہے تھے جو میرا پہننے کا دل کر رہا تھا۔ میں ابا سے پوچھنے لگا، ان کے کمرے میں گیا تو وہ کمرے میں نہیں تھے۔ میں واپس آنے لگا کہ چونک کر پلٹ گیا۔ بیڈ پر ایک لال رنگ کا دوپٹہ نظر آ رہا تھا۔ یہ کیا؟ میں بہت حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے، عورت کا دوپٹہ ہمارے گھر کیوں ہے؟ ہمارے گھر تو کوئی عورت نہیں ہے۔ میں نے ابا سے کچھ پوچھنے کا ارادہ کیا، پھر ترک کر دیا کیونکہ وہ کافی عرصے سے بہت چپ چپ سے ہو گئے تھے۔ ہم بھائیوں کو کام سے آتے آتے رات ہو جاتی تھی، تھکن اتنی ہوتی کہ کھانا کھاتے ہی نیند آ جاتی تھی۔ ایسے میں بہت بار دل کیا کہ ابا سے پوچھوں، مگر وقت ہی نہیں ملا، اور اب یہ سب دیکھنے کو مل رہا تھا۔ 2 دن بعد ہی چھوٹا بھائی اصغر کچھ پریشان سا میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟
ऐसे क्यों लग रहे हो, परेशान क्यों हो? कहने लगा, अब्बा का रवैया चंद दिनों से कुछ बदला बदला है, मुझे लगता है वो कुछ अजीब से हो गए हैं। मैंने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? खैरियत तो है, तुमने कुछ देखा है क्या? मैंने लाल दुपट्टे और खाने से बाल निकलने वाली बात पर इतना ध्यान नहीं दिया था और ना ही छोटे भाइयों को बताया था। लेकिन असगर कहने लगा, भाई कल रात उसी वक्त पर मेरी आंख खुली तो बाबा के कमरे के सामने से गुजरते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे अंदर से किसी औरत की आवाज आ रही है। मैं उसकी बात सुनकर अंदर तक हिल गया था। औरत की आवाज? मैंने उससे कहा, अरे भाई तुझे गलत फहमी हो रही है, अब्बा के कमरे से भला किसी औरत की आवाज कैसे आ सकती है? हो सकता है वो टीवी देख रहे हूँ। कहने लगा, भाई क्या हो गया है आपको? हमारे घर में कौन सा टीवी है जो अब्बा जी देखेंगे? मैंने भी बौखलाहट में जाने टीवी का बहाना क्यों बना दिया था। अपनी बात को संभालने के लिए मैंने कहा, अरे यार हो सकता है अब्बा मोबाइल पर कोई फिल्म देख रही हूँ। अपने भाई को तो मैंने किसी भी तरह मुतमईन कर दिया था, मगर खुद में शक में पड़ गया था कि ये अब्बा क्या करते फिर रहे हैं। रात को खाने में से बाल निकला तो छोटा भाई प्लेट से बाल उठाकर मजाक में कहने लगा, अब्बा रोज खाने से लंबे लंबे बाल निकल रहे हैं। खैर तो है, कहीं आप चोरी चोरी हमारी सौतेली अम्मी तो नहीं ले आए जो रोज अपने बाल खुले छोड़कर खाना पकाती है? मैंने देखा कि भाई के इस मजाक पर अब्बा का रंग फक हो गया, उसकी रंगत बदल गई, जैसे कोई चोरी पकड़ी जाती है। इसके बजाय वो कोई और जवाब देते, वो जल्दी से किचन से निकल गए। मैं जल्दी से उठकर बाहर भागा, मगर बाहर तो किसी औरत का नामो निशान नहीं था। मैंने किचन में जाकर देखा तो वहां भी कोई नहीं था। हैरत की बात यह थी कि अब्बा भी अब घर नजर नहीं आ रहे थे। अब्बा कहाँ गए? मैं तो दंग ही रह गया कि ये क्या मामला है। ताज़ा खाना अब्बा ने बनाया था या किसी और ने? एक दिन मैं घर पर था ताकि देख सकूं कि हमारे घर कौन सी औरत आती है या मौजूद है। कुछ देर बाद महसूस हुआ जैसे घर में खामोशी छाई हुई है। मैंने बाहर निकल कर देखा तो अब्बा कहीं भी नजर न आए। मैं बहुत परेशान होकर अंदर कमरे में आ गया। मेरा प्लान फेल हो गया था। अचानक मुझे ख्याल आया कि गलती तो मेरी थी कि मैं घर में मौजूद था। इस बात का अब्बा को इल्म था। मुझे ऐसा प्लान बनाना चाहिए कि मैं घर में ही छुप कर रह जाता और अब्बा को इल्म ही ना होता। तभी मैं राज मालूम कर सकता था। मुझे लगता था अब्बा किसी औरत से मिलने चाहते हैं। अगले दिन दरवाजे पर जाकर मैंने ऊंची आवाज से कहा कि अब्बा जी हम जा रहे हैं, दरवाजा बंद कर लीजिएगा। गली से बाहर निकलते ही उन भाइयों को कहा, तुम लोग चले जाओ, मैं घर जा रहा हूँ। मैं जल्दी से घर जाकर अपने कमरे में छुप गया। थोड़ी देर बाद अब्बा किचन से निकले और अपने कमरे में चले गए। मैं अपने कमरे की खिड़की से छुपकर सब देख रहा था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझ पर कयामत टूट पड़ी, क्योंकि अब्बा के कमरे से कोई औरत निकलकर किचन में गई थी। मैं हक्का बक्का रह गया, अपनी आंखों पर यकीन न आया। जल्दी से चोरी चोरी कमरे से बाहर निकले और जो देखा तो आंखों पर यकीन न आया, क्योंकि उस औरत के रूप में कोई और नहीं बल्कि अब्बा ही थे। मैं तो दंग ही रह गया कि ये क्या देख रहा हूँ मैं। अपनी आंखें बार बार मली कि शायद मेरी नजर का धोखा हो, मगर ऐसा कुछ नहीं था। अब्बा ही एक औरत के रूप में थे। उन्होंने औरतों वाले कपड़े पहन रखे थे और सर पर लंबे बाल वाली विग पहन रखी थी और कुछ गुनगुनाते हुए वो बड़े मजे से सब्जी काट रहे थे। ये सब देखकर इतने दिनों से जो शक के कांटे दिल में चुभ रहे थे वो तो दूर हो गए थे कि कोई औरत का चक्कर नहीं था, क्योंकि अब्बा ने बिजाते खुद औरत का रूप धारा हुआ था। मगर अब सवाल ये पैदा हो गया था कि अब्बा ऐसा क्यों कर रहे थे। मैंने इस बारे में छोटे भाइयों को बताना मुनासिब ना समझा, वो बेचारे परेशान हो जाते। मैं अगले दिन भी चोरी चोरी घर में रह गया और अब्बा को मैंने अपनी आंखों से औरतों वाला रूप बदलते देखा था। अब तो यकीन न करने वाली बात ही नहीं थी। मैंने देखा कि अब्बा ने बड़ी सी चादर में खुद को लपेटा और एहतियात से गली में झांका। जब देखा कि गली में कोई मौजूद नहीं है तो तेजी से दरवाजा वैसे ही बंद करके बाहर चले गए। मैं भी फौरन अब्बा के पीछे पीछे चलने लगा। उन्होंने ऐसा हुलिया बदल रखा था कि कोई शक ही नहीं कर सकता था कि औरत के रूप में कोई मर्द जा रहा है। उन्होंने चादर से चेहरा छुपा रखा था। मैं मुसलसल अब्बा के पीछे था। वो जल्दी ही एक बंगले में चले गए। मैं भी अंदर जाने लगा तो गेट पर मौजूद चौकीदार ने रोक लिया। कहने लगा, ओ भाई मुंह उठाकर कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, ये अभी अभी जो अंदर दाखिल हुआ है, मेरा मतलब है जो औरत अंदर गई है वो कौन है? कहने लगा, वो बेगम साहिबा की खास मुलाजमा है। मैंने कहा, मैं इस मुलाजमा का बेटा हूँ, मैं उनकी कुछ चीजें रह गई हैं वो देने आया हूँ। मैं बहाना करके अंदर चला गया। अंदर का तो माहौल ही बदला हुआ था। मैंने देखा कि खास कमरे में एक दो नर्स और मेरे अब्बा एक औरत के रूप में मौजूद थे और वहाँ किसी लड़की का ऑपरेशन चल रहा है। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। मुझे बस इतना ही मालूम है, ये भी परसों की बात है। मैं उन 2 दिनों में सोचता रहा हूँ कि मेरे बाप ने ऐसा क्यों किया। फिर मुझे सब समझ आ गया कि पैसों के लिए। मैंने बेताबी से पूछा कि क्या तुम मुझे वो जगह बता सकते हो जहाँ वो गए हैं? मुझे एड्रेस बताओ।
اس نے ایڈریس بتایا تو میں اور روبینہ جلدی سے پولیس کو لے کر وہاں پہنچے۔ وہ گھر نرس مسرت کا تھا۔ ہم وقت سے پہنچے تھے کیونکہ ابھی وہاں آپریشن شروع ہی ہونے والا تھا۔ پولیس نے بر وقت چھاپا مار کر ان لوگوں کو پکڑ لیا تھا۔ سب سے زیادہ دھچکا یہ دیکھ کر لگا تھا کہ عورت کے بھیس میں انکل فہیم تھے، وہی جو رات کی شفٹ میں ہسپتال میں وارڈ بوائے کی نوکری کرتے تھے۔ جب میری بہن کی رپورٹس آئی تو ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس کے جسم سے ایک گردہ نکال لیا گیا ہے، اور یہ کام تبھی ہوا تھا جب اس کا آپریشن کرنے کے لیے اسے بے ہوش کیا گیا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ اتنے گھناؤنے کام میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ انکل فہیم عورتوں کا بھیس بنا کر لڑکیوں کو نرس مسرت کے پاس لے جاتا تھا، جو ایک ڈاکٹر کی مدد سے ان کے بچے ضائع کر کے ان لڑکیوں کے جسم سے گردے نکال کر بیچ لیا کرتے تھے۔ ان اعضاء کو آگے بیچنے کا کام بھی فہیم کا تھا، جو عورتوں والا بھیس بنا کر اس سب ڈیل کرنے جاتا تھا کہ وہ اسے عورت سمجھیں اور وہ کسی کی پہچان میں نہ آ سکے۔ چونکہ اس کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی تھی، اس لیے سارا دن وہ یہی کام کرتا رہتا تھا۔ وہ زیادہ تر غریب لڑکیوں کو ٹارگٹ کرتا تھا تاکہ وہ لڑکیاں کل کو ان کے خلاف کچھ نہ کر سکے۔ فہیم کا بڑا بیٹا ایک اچھا اور ایماندار انسان تھا، تبھی تو اس نے ہمیں سب بتا دیا۔ پولیس نے نرس مسرت، فہیم اور باقی ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ میں خوش تھی کہ میری وجہ سے یہ سب لوگ پکڑے گئے۔ مجھے اور روبینہ کو لوگوں کی طرف سے بہت پیار ملا کہ ہم نے اپنی نوکری کو خطرے میں ڈالتے ہوئے ان خطرناک لوگوں کو بے نقاب کیا اور باقیوں کو بچا لیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔